नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मुझे एक लंबे सफ़र पर निकलना था और मैं सुबह के वक्त दिल्ली से निकल गया था और सोचा था कि शाम को वीडियो कोई बनाऊंगा तो कुछ नए डेवलपमेंट्स पता लगेंगे और कुछ जानकारी लूँगा। लेकिन अचानक ही एक मित्र का फ़ोन आया, एक नेताजी का फ़ोन आया और उन्होंने अचानक बताया कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार होना था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिसमें शामिल किया जाना था उसे टाल दिया गया है 2 महीने के लिए। अब ये शायद दिसंबर में जाकर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये एक बड़ी दिलचस्प जानकारी मिली है। और दोस्तों, मैं बताऊं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये एक बड़ी ही चैलेंजिंग पोजीशन पैदा हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस समय बीजेपी ज्वाइन की थी तो उन्हें तुरंत आश्वासन दिया गया था कि आपको राज्यसभा की सभी पोजीशन में जो भी आप पसंद चाहेंगे, राज्यसभा की पोजीशन आपको दी जाएगी, सांसद बनवाया जाएगा। और इसके अलावा जो आपके साथ विधायक पार्टी छोड़कर आएंगे उन विधायकों को भी हम बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाएंगे और उन्हें भी फिर शायद मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के शामिल किया जाएगा। ये सब बातें तय हो गई थी और ये भी कहा गया था कि राज्यसभा का सांसद आपको बनवाने के बाद हम आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल करेंगे। ये उनकी शायद पहली शर्त थी जिसे मंजूर कर लिया गया था। लेकिन अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है। दरअसल हुआ यह कि कोरोना के इस काल में परिस्थितियां बिगड़ी, माहौल बिगड़ा और जैसे जैसे सरकार दूसरे कामों में उलझती चली गई, मंत्रिमंडल विस्तार का जो कार्यक्रम था वो थोड़ा डिले होता चला गया। और इसी बीच एक बड़ा चैलेंज सामने ये खड़ा हो गया है सरकार के कि इससे पहले राजस्थान का चैलेंज आया। राजस्थान में बीजेपी चाह रही थी कि किसी भी तरह से कांग्रेस की सरकार गिर जाए, लेकिन नहीं गिर पाई और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी तरफ से हेल्प करने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने बात की सचिन पायलट से, लेकिन सचिन पायलट्स के पास नंबर्स नहीं थे, उतने विधायक नहीं थे और इसी वजह से ये मामला लटक गया। लेकिन इसके बाद कोरोना काल में सब चीज़ें फंसती चली गई और यहाँ तक कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी अपनी टीम का अब तक विस्तार नहीं कर पाए हैं। अपने जो पदाधिकारी हैं, अपनी जो टीम है भाजपा की कार्यकारिणी की, उसे डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं और वो भी परेशानी में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, यही वजह है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मंत्रिमंडल में इंडक्शन है वो भी थोड़ा डिले हो गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो बिहार का चैलेंज है। बिहार का जो चुनाव है वो होने जा रहा है नवंबर में, अक्टूबर में और शायद कभी भी उसके कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। और चुनाव आयोग ने भी इसमें एक पेंच कर दिया है। चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि अब इसका जो 65 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की लगभग 25 सीटें शामिल हैं, उत्तर प्रदेश की 7 सीटें शामिल हैं, कई और राज्यों की सीटें खाली पड़ी हैं, उनके भी चुनाव होने हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और अब बीजेपी ने शायद ये कह दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि भाई आप पहले जो अपने 25 जो सीटें हैं वहाँ की, मध्य प्रदेश की ज़्यादातर उनकी उसी इलाके की हैं, ग्वालियर चंबल रेंज की, जहाँ पर उनका प्रभाव है जिस क्षेत्र में। और उन्हें पार्टी ने ये कहा है कि आप जाकर इन सीटों को जितवाएं और उसके बाद आपको शायद मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये एक बड़ी बात नजर आ रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन सीटों को जितवाया जाए और उनका ये टारगेट भी है कि बीजेपी को ये सीटें जितवाई जाएं मध्य प्रदेश की। हालांकि जो शिवराज सिंह की सरकार है उसे पूर्ण बहुमत लेने के लिए केवल 9 सीटें चाहिए और इन 25 में से 9 सीटें आसानी से वो जीत लेंगी बीजेपी। लेकिन उसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक दबाव है कि आप इन सीटों को भारी बहुमत से हमें जितवाएं और फिर हम आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी ये आजमाना चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में कितना दम है, वो अपने दम पर कितनी सीटें जितवा सकते हैं। और शायद इसके बाद ये भी तय होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में तो उन्हें पोर्टफोलियो क्या दिया जाए। अगर उन्होंने 25 में से 20 सीटें जितवा दी, ज़्यादा सीटें जितवा दी किसी भी तरह, तो हो सकता है कि उन्हें कोई अच्छा मंत्री पद दिया जाए, कोई अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाए। फिलहाल तो स्थिति यही है दोस्तों कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंडक्शन जो है वो रुक गया है। उन्हें जो शामिल किया जाना था
केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो टल गया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा जेडीयू के कुछ लोग शामिल किए जाने थे, क्योंकि आपको पता ही है कि जेडीयू से जो ताजा समझौता हुआ है और जेडीयू जल्द ही एनडीए का जो हिस्सा बनी है अभी पिछले साल ही, तो उसमें ये भी तय हुआ था कि जेडीयू के कुछ सांसदों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से मुकुल राय को शामिल किया जाना है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इन सब का जो इंडक्शन है, जो उनका शामिल किया जाना है, ये भी मुझे लगता है कि अभी टल गया है और हो सकता है कि दिसंबर में इन सबको शामिल किया जाए। और इसके अलावा जो जेडीयू के सांसद जिन्हें की एडजस्ट किया जाना था, उन सांसदों के बारे में एक और भी चैलेंज ये है कि उन्हें बिहार के चुनाव में पार्टी को जितवाना है, जेडीयू को और बीजेपी के गठबंधन को, और उन्हें यह कह दिया गया है कि भाई आपको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जिसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा विधायक जीत के आएंगे, जिस सांसद के क्षेत्र में, उसे शामिल किया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इस तरह की शर्त वहां पर रखी गई है और नीतीश कुमार भी इसके लिए एग्री हो गए हैं। उन्होंने अपने सांसदों से कहा है कि भाई आप जुट जाएं और गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाएं। तो फिलहाल ताजा खबर दोस्तों यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब नवंबर के बाद मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सांसद बनाया ही जा चुका है। इसके अलावा उनके जो मनपसंद सभी विधायक पार्टी छोड़कर आए थे कांग्रेस, उन्हें बीजेपी से टिकट दिया जा रहा है और ये उपचुनाव भी इन्हीं चुनाव के साथ होने हैं, बिहार के चुनाव के साथ। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चैलेंज है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को मध्य प्रदेश में दिलवाएं और अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो तय कर लें कि किस पद पर उन्हें जाना है और उन्हें एमओएस बनाया जाना है, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाना है या कैबिनेट मंत्री बनाया जाना है। ये सब इसी पर निर्भर करेगा कि बीजेपी के विधायक कितने मध्य प्रदेश से जीत कर आते हैं। बहरहाल अभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को थोड़ा संघर्ष करना होगा। बीजेपी में नए आए हैं, जाइए मेहनत कीजिए फील्ड में और कुछ करके दिखाइए। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।